जी वेलकम। ये हमारा दूसरा पार्ट है सर प्रोफेसर डॉक्टर हशाम अख्तर साहब के साथ। ये स्कॉलरशिप, करियर पाथवेज और एम्पावरिंग पाकिस्तानी फार्मासिस्ट ग्लोबली, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस, एक पिछला पार्ट आप देख लीजिएगा, ये सेकंड पार्ट में सर कंटिन्यू करते हैं हम कि व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन और प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस डू यू थिंक वो वैल्यू किए जाते हैं मोस्ट बाय ग्लोबल हेल्थ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर्स प्लीज। ग्लोबल हेल्थ के अंदर रिसर्च के जो पॉइंट है ना, रिसर्च के जो स्किल्स हैं, वो आई गेस दे आर रैंक्ड हाईएस्ट। किसी बंदे को रिसर्च के बारे में पता हो। फिर दूसरा है एनालिसिस, कि आपके पास एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस डाटा को यूज कैसे करना है। अब जो दौर आ रहा है उसके अंदर एआई भी है, उसके अंदर उसका भी एक पूरा एक डोमेन है। और मैंने देखा है कि जितने भी लोग ग्लोबल हेल्थ के अंदर हैं, वो दे आर हाईली एजुकेटेड, उनके पास मास्टर्स या पीएचडी लाजमी है। और फिर दे डू हैव मर्जर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स आल्सो। एक कोई डॉक्टर है तो उसको एपिडेमियोलॉजी का पता है, उसको स्टैट्स का आता है, या कोई और फार्मासिस्ट है तो उसको कंप्यूटर साइंस के बारे में पता है, कोई सॉफ्टवेयर के बारे में पता है। इसी तरह ये जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, डॉकिंग है, और ये कोई अगर आपको इसमें रिसर्च में वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में बात करती हैं उसके बारे में है। फिर और बहुत सारी हैं चीज़ें। अब ये ग्लोबल हेल्थ जो है ना, ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। इसके अंदर एएमआर आता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। फिर इसके अंदर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस आती है। फिर इसके अंदर लैब इक्विपमेंट्स के ऊपर एक डोमेन है पूरा। फिर इसके अंदर मतलब कि मेरे पास एक लिस्ट है इसकी पूरी, मैं दिखाता हूँ आपको। एक मिनट में बताता हूँ। बड़े मजे की लिस्ट है इसकी। इसमें इसमें तीन ऐसी हेडिंग्स हैं। एक है प्रिवेंट, दूसरा है डिटेक्ट, और तीसरा है रिस्पॉन्ड। तो आपने उन डिजीज को प्रिवेंट कैसे करना है, उसके अंदर आपकी इम्यूनाइजेशन है, बायोसिक्योरिटी, बायोसेफ्टी है, जूनोटिक डिजीज का एक पूरा डोमेन है। फिर आपने उसको डिटेक्ट कैसे करना है, नेशनल लेबोरेटरी का सिस्टम है। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग सिस्टम है, वर्कफोर्स डेवलपमेंट है, रियल टाइम सर्विलेंस है। ये सब चीज़ें डिटेक्शन में आती हैं। और फिर रिस्पॉन्डिंग में क्या होगा, रिस्पॉन्डिंग के अंदर आपको पब्लिक हेल्थ के जो लिंकेजेस हैं वो है, मल्टी सेक्टोरल लॉज एंड रैपिड रिस्पॉन्सेज हैं। फिर उसके बाद काउंटर मेजरमेंट्स हैं, या पर्सनल डिप्लॉयमेंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें वन बाय वन हर मुल्क को चाहिए होती हैं। और एक मुल्क अगर एक चीज़ में अच्छा है, दूसरी चीज़ में बुरा है, तो उसका स्कोर कम हो जाता है। तो ये आपको साइड बाय साइड सब चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। इसी तरह पाकिस्तान जो है, GHSI है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक है। उसमें पाकिस्तान शायद 135 या 140 के आसपास किसी नंबर पे है। और ये ईरान वगैरह जो है ये शायद 80-90 पे हैं। और इंडिया जो है वो भी शायद 100 से नीचे है। तो पाकिस्तान क्यों 140 पे है? क्योंकि पाकिस्तान अपना डाटा या तो प्रोड्यूस ही नहीं करता, या शेयर ही नहीं करता। हाँ, काम एक कर रहा होता है। 195 कंट्रीज में 130 नंबर पे है पाकिस्तान। हाँ, ये अब GHSI की आप वेबसाइट खोल के देख सकते हैं। जी जी। 135 पे होगा शायद पाकिस्तान। अच्छा ठीक है, ठीक। जी जी। ठीक है। तो ये और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस नंबर पे है नहीं। जी जी। अगर पाकिस्तान अपनी हर चीज ट्रांसपेरेंट कर दे ना, तो पाकिस्तान इस नंबर पे है नहीं। पाकिस्तान शायद, देखिए, कोविड एक बहुत बड़ा एग्जाम था पूरी दुनिया के लिए, और पाकिस्तान भी इस एग्जाम से गुजरा है। तो पाकिस्तान के पास कुछ ना कुछ था, तो पाकिस्तान गुजरा है ना। जी जी। ठीक है। हमारा वो जो NDMA है, और ये जो NIH है, और इन सब ने मिल के काम किया। लॉकडाउन लगे, स्मार्ट लॉकडाउन लगे। उस टाइम की जो जो भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी सब चीज़ें प्लान की। बीच में आर्मी ने भी बहुत सारी हेल्प की, बीच में सिविल सोसाइटी ने भी हेल्प की, डॉक्टर्स भी आगे खड़े हुए। ठीक है। डॉक्टर भी नहीं डरे, नहीं तो कई मुल्क तो ऐसे थे कि हाँ, डॉक्टर भाग गए। जी ठीक है। तो फिर उन्होंने साइड बाय साइड इसको देखा। एक एक किस्म का ना पेंडेमिक के अंदर पूरा रिस्पांस शो किया। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान बेहतर है। अब पाकिस्तान बेहतर है ऑन ग्राउंड, ऑन पेपर बेहतर नहीं है।
जैसे हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम आता है जी, ये तो बड़ी वो कहते हैं ना तालिबान प्रॉन टाइप या टेररिस्ट टाइप की एक मुल्क है। अब जब यहाँ कोई आता है तो कहता है यार वो किधर है, तालिबान किधर है, यहाँ के तो लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ तो बड़ा, यहाँ तो कोई चाय के पैसे भी नहीं लेता। ठीक है, अक्सर गोरों की व्लॉग्स के अंदर ये हो रहा होता है ना कि मैं तो पाकिस्तान आया हूँ तो मेरा तो खर्चा ही कोई नहीं हुआ। जो बंदा कहता मेरे आजा मेरे पास घर आ जा, खाना मेरे साथ खा ले, ये कर ले। तो इसी तरह पाकिस्तान का जो हेल्थ का सिस्टम है वो इतना बुरा नहीं है जितना बुरा पेपर में दिखाया जाता है। अब वो इतना बुरा क्यों नहीं है? सिंध क्यों आ गया है? सिंध इसलिए आ गया है क्योंकि सिंध के अंदर ना डाटा की ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, डाटा की शेयरिंग बहुत ज्यादा है। वो जो भी चीज आती है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे इदारा को दिखाते हैं। पंजाब और बाकी मुल्क ऐसे हैं कि जिसके अंदर डाटा की शेयरिंग नहीं है, या डाटा के अंदर गैप्स हैं। और उन गैप्स को जब तक हम फिल नहीं करेंगे हम इस इंडेक्स में ऊपर नहीं आ सकते। ठीक है। और अब इस ग्लोबल हेल्थ के इंडेक्स के अंदर मुझे बताएं, कोई ऐसी डिग्री है जो पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस पढ़ाती हो? कोई ऐसी डिग्री है जो आपको एएमआर पढ़ाती हो? सिंगुलर तो हो ही नहीं, ये तो आपको मल्टी डोमेन चाहिए होंगी। अब फार्मासिस्ट जो है वो पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस भी पढ़ सकता है, फार्मासिस्ट जो है वो एएमआर भी पढ़ सकता है, फार्मासिस्ट इम्यूनाइजेशन भी पढ़ सकता है, फार्मासिस्ट वैक्सीनेशन भी पढ़ सकता है, इसी तरह एमबीबीएस भी पढ़ सकता है, इसी तरह नर्सिंग भी पढ़ सकता। नर्सिंग भी यार बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। नर्स को पता नहीं ऊपर क्यों नहीं लेकर आते हम लोग। दुनिया में नर्सिंग के अंदर पीएचडीज भी हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारे यहाँ वही मिसाल दी जाती है कि वो मरीज सो रहा होता है तो नर्स बेचारी जगा के कहती है नींद की गोली खा लो। वो एग्जाम्पल है, जस्ट जस्ट फॉर लाइक सॉफ्ट साइड। तो ये इन 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 लोगों को हम आगे लेके नहीं आते, लैब टेक्नीशियंस को। लैब टेक्नीशियन भी पीएचडी करते हैं। मैंने, मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जो बाहर जाके पीएचडी पढ़ कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनको वीजाज भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और ये पीआर भी ले लेते हैं और इनको सब कुछ, इनकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं। मगर हम यहाँ से बैकग्राउंड डेवलप ही नहीं करते इन लोगों का, कि या तो ये हमारी कोई एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन जाए कि वहां चले जाएं और वहां जाके ये पाकिस्तान को रेमिटेंस देना शुरू कर दें, या ये पाकिस्तान का लेवल इतना हाई कर दें, इतना अच्छा कर दें। एक एक ना, एक दुनिया ने प्लान बनाया था जिसके अंदर उन्होंने ना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के ऊपर बात की थी, और शायद 2030 के अंदर इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इसको लागू भी करना था। वो प्लान थोड़ा सा लेट हुआ है, मगर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान उस प्लान में भी बहुत पीछे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पंजाब गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। इन सबको अपनी अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से, जिस तरह बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान की अपने मसाइल हैं, उनकी पॉपुलेशन डिस्पर्स्ड है। केपी के सर सामने जो जीबी है, जीबी की डिस्पर्स्ड है। एजीके है, एजीके डिस्पर्स्ड है। मैं जीबी गया हूँ दो चार दफा ट्रेनिंग देने के लिए। तो यार वो एक पहाड़ पे उनका पूरा गांव है, तो वो दो पहाड़ गुजार के उनको वाईफाई के सिग्नल मिलते हैं, मोबाइल के सिग्नल मिलते हैं, तो वो अपना डाटा शेयर करते हैं। ठीक है, पीछे डाटा शेयरिंग के लिए इस्लामाबाद के साथ। तो उनके अपने मसाइल हैं, पंजाब के अपने मसाइल हैं। अब जिस तरह मरियम नवाज हैं वो फंसी हुई हैं इस टाइम कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, शहर इतने बड़े बड़े हैं। दो चार अस्पताल पिंडी में है तो दो चार अस्पताल पिंडी में शायद पिंडी के लिए बहुत कम है। अगर 8-10 लाहौर में है तो लाहौर के लिए बहुत कम। लाहौर बहुत बड़ा है यार। एक पिंडी शायद, 10 पिंडी हो तो शायद लाहौर बनेगा, और शायद 10 लाहौर हो तो शायद कराची बनेगा, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए। तो ये इन हर 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 सूबे के अपने अपने मसाइल हैं, मगर फिर भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर अगर पिंडी में 4 या 10 या 8 अस्पताल जो हैं वो फ्री हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, और वो चाहे 100 में से 100% नहीं है, वो शायद 70% है या 60% है या 50% है, तो फिर भी हम एक मगर माइलस्टोन अचीव करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसलिए ग्लोबल हेल्थ के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हमने पूरा करना है, और सबसे पहले इनको समझना जरूरी है। जैसे एक क्रिकेट का मैच होता है ना, और आपके पास 120 बॉल्स होती हैं और आपने 120 रन बनाना होता है, तो फिर आप रन अ बॉल के ऊपर जा रहे होते हैं। और अगर आपका टारगेट 200 है तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओपनर्स को कि यार तूने ऐसा करना है कि तूने पावर प्ले में ऐसा करना है, विकेट शो ऐसा करनी है, और बैकग्राउंड बनाए। इसी तरह की प्लानिंग हर सूबे को अलग अलग चाहिए, हर सूबे को अलग अलग। कि भाई मेरे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अब डेंगी है, डेंगी एकदम से आता है और पूरे शहर के अंदर फैल जाता है। मगर जैसे अब जिस तरह बड़ी ईद गुजरी है अभी, बड़ी ईद के अंदर बहुत ज्यादा ये सफाई का मसला होता है। मेरा ख्याल है पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत एक्सीलेंट जॉब की है इसको, सब चीज़ों को देखते हुए। अभी सावन आया है,
कब से बारिशें हो रही हैं, हमने बहुत ज्यादा देखा है कि पहले सालों में डेंगू बहुत ज्यादा एकदम से फैलता था, मगर अभी इस टाइम वो नहीं है। इसके ऊपर डेंगू शायद हर साल आता भी नहीं है, मगर फिर भी मलेरिया है, डेंगू है और बीमारियां हैं, इनका कंट्रोल जो है ना, कंट्रोल वो नंबर वन होना चाहिए, ट्रीटमेंट नहीं। मैं ये कहता हूं कि हेल्थ का बजट जो है ना वो हेल्थ पे लगाना चाहिए, ट्रीटमेंट पे नहीं। ठीक है। और हेल्थ के ऊपर कैसे लोगों को बताएं यार, डायबिटीज कैसे कम कर सकते हैं, भागो पार्क्स दो इनको। अब हमारे यहाँ क्या है, एक मेरी शिकायत भी है पिंडी के साथ और इस्लामाबाद के साथ। इस्लामाबाद में फिर भी पार्क्स हैं, इस्लामाबाद में फिर भी प्लेइंग ग्राउंड्स हैं। पिंडी में और इस तरह के बड़े जो शहर हैं पंजाब के, उनमें प्लेइंग ग्राउंड्स कम है, नहीं है। और ज़्यादातर जो जगह हैं वो या आर्मी के पास हैं, वो आर्मी के ग्राउंड्स हैं, या वो प्राइवेट्स हैं, या वो किसी तरह उन्होंने आगे हायरिंग पे दिए हुए हैं। आप मैं ये छोटा सा वो जो आज केज क्रिकेट स्टार्ट हुआ हुआ है, छोटे से छोटे केजेस बने हुए हैं, और उसके अंदर वो 2,000 रुपया घंटा या 3,000 रुपया घंटा ले रहे होते हैं। तो ऐसे तो हेल्थ नहीं बनेगी, ऐसे तो आपकी यंग जनरेशन सामने नहीं आएगी। ऐसे तो इनको अगर आप स्पोर्ट्स के मौके ही नहीं देंगे, लाइक अगर किसी ने बास्केटबॉल खेलना है तो बास्केटबॉल कहाँ खेलेगा, वो बास्केटबॉल कोर्ट्स ही नहीं है। वॉलीबॉल खेलना है तो कहाँ, किसी वो जो साइड पे वो जो खेल रहे होते हैं हार्ड बॉल के साथ, वो वॉलीबॉल तो नहीं है ना। या हॉकी खेलनी है तो कहाँ खेलेंगे। क्रिकेट के अंदर भी ऐसे है कि आपने इतना महंगा कर दिया है कि अगर कोई बंदा एकेडमी भी ज्वाइन करता है तो उसकी फीसेस इतनी ज्यादा हैं, तो हेल्थ के ऊपर इस तरह के इम्पैक्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आप उनको हेल्थ के लिए जगह ही नहीं दे रहे, तो आप कैसे अपना हेल्थ डिजीज काउंट या बर्डन कम करेंगे। जैसे यूरोपियंस ने किया है, उन्होंने हेल्थी एनवायरनमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया है। हर बंदा भाग रहा है, खेल रहा है, डाइट कॉन्शियस है, खाते हुए देखता है। यहाँ पे तो नान और निहारी और इससे नीचे बात ही नहीं होती। सारा दिन खाते रहते हैं, सारा दिन खाते रहते हैं, बस उसके बाद कहते हैं वो बीमारी होगी, 40 साल के अंदर मुझे शुगर हो गई है। तो इसलिए ये चीजें ऐसी हैं कि जो शायद आपके ना सिलेबस में डाली जाए, आपको पता हो। अब मैंने कई दफा देखता हूँ, मैं हाईवे पे जा रहा होता हूँ, तो कोई बंदा साइकिल के ऊपर अपने बच्चे को बिठाकर फास्टेस्ट लेन के अंदर जा रहा है। यार ये खुदकुशी है कि आप फास्टेस्ट लेन के अंदर साइकिल चला रहे हैं और वो बच्चा पीछे बैठा। अब जाहिर बात है वो बाप अपने बच्चे से प्यार नहीं करता, क्यों नहीं करता, मगर उस बेचारे को इतनी अकल ही नहीं है कि मैंने साइकिल कहाँ चलानी है। और फिर आप कहते हैं जी गाड़ी के नीचे साइकिल आ गई, एक्सीडेंट हो गए, पाकिस्तान में एक्सीडेंट का रेट इतना ज्यादा है। यहाँ पे अवेयरनेस है ही नहीं, पता है ही नहीं। हेलमेट को पहनना एक बहुत ना पहन, वो मुशर्रफ साहब ने एक जगह पे कहा था ना कि पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि इशारा तोड़ना इनके लिए बड़े फख्र की बात होती है कि मैंने इशारा तोड़ दिया या मैंने ये गलत काम कर लिया। तो ये सब एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। लाइक इस तरह की वॉयलेंस वाली वीडियो शेयर करना भी बैन होना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। और फिर आप इनकी प्रिपरेशन करें, इनको प्रिपेयर करें कि ये कैसे हेल्थ को देखेंगे, कैसे एक्सीडेंट्स को देखेंगे, कैसे रहने सहने का तरीका क्या होगा, कैसे घर की सफाई की जाए, कैसे घर के बाहर की सफाई की जाए, कैसे प्लांट्स लगाने हैं। क्लाइमेट का बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। अभी हर बंदा कहता है जी क्लाइमेट चेंज हो गया और ये हो गया और वो हो गया। आप अपने कब्रिस्तानों में जाके देख लें, आप कब्रिस्तान में जाके दरख्त नहीं लगा सकते अगर आपके घर में जगह नहीं है। आप अभी मौसम है ना, 2 दरख्त जाके लगा दें कब्रिस्तान में, 4 लगा दें। लगाने के बाद उसका ध्यान भी करें, अपने बड़ों की कब्र भी लगा दें यार, किसी और को नहीं लगा दे। तो जबरदस्त। इसलिए ये सब चीजें हमने खुद देखनी है, ये एक दफा में हुई नहीं है, और ना एक दफा में खराब हुई है, ना एक दफा में ठीक होंगी। जबरदस्त सर, ये जो ट्री लगाने वाला कंसेप्ट है आपने, मैं कह रहा था विजिट करूंगा तो मैं खुद भी। दैट्स वेरी इनकरेजिंग। एंड एक अलार्मिंग सिचुएशन भी बताई कि आपके शहरों में या आर्मी ने कवर किए हुए हैं या प्राइवेट है, और बाकी जो है जो आम पब्लिक है वो बेचारी सफ़र कर रही है। तो डेफिनेटली जिसको फैसिलिटी नहीं होती उनका तो दिमाग भी चलता नहीं है बंदे का। तो ये फिर अलार्मिंग सिचुएशन है लीडरशिप के लिए कि वो आपके इसको स्कूल इस छोटे पे। छोटे हैं, स्कूल्स जी इतने इतने छोटे छोटे स्कूल्स हैं, कोठियों में स्कूल बने हुए हैं। जब प्लेइंग ग्राउंड ही नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे कि बच्चा जो है वो लड़का जो है वो भागेगा तो उसकी ऐसी रेस होगी होगी। और फिर मुझे मुझे पक्का पता है कि आर्मी वालों को भी हर साल जब वो टेस्ट लेते होंगे ना, मेडिकल का या फिजिकल का, तो उनको नजर आता होगा यार ये कैसी जनरेशन आ रही है हमारी। जी जी बिल्कुल। तो डेफिनेटली इसमें लीडरशिप की कमजोरी है, लेकिन अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। और अच्छा सर, इसमें व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर फार्मासिस्ट जो कि काम करना चाहें इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक सीडीसी है, डब्ल्यूएचओ है, या सिमिलर बॉडीज है, इस पे काम करना चाह रहे हैं, अपना पोटेंशियल स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से क्या एडवाइस करते हैं आप प्लीज। अच्छा, सबसे पहले तो अगर कोई फार्मासिस्ट है, यंग फार्मासिस्ट है या मिड कैरियर है और वो इस फील्ड में आना चाहता है,
सबसे पहले तो इनकी वेबसाइट्स वगैरह खोल के इनके जो जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो इनके जितने भी इन्होंने टाइमलाइंस दी हुई हैं, और जो ये इनके मुख्तलिफ यूट्यूब के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर इनके फ्री सेमिनार्स चल रहे होते हैं। आप उसमें अगर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो एज अ ऑडियंस जा सकते हैं। फिर आपकी कोऑप होती है हर साल, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं वर्चुअल। और पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस की मुख्तलिफ वर्कशॉप्स होती हैं, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं अपना नॉलेज बिल्ड करने के लिए। फिर एक मास्टर्स का डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या मास्टर्स इस फील्ड के अंदर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज करवाती हैं। आप उसमें जा सकते हैं। HSA उनमें से एक बहुत ही यूनिवर्सिटी है जिसमें अंदर बहुत ज़्यादा लिंकेजेस हैं HSA के मुख्तलिफ इदारों के साथ। तो आपकी वहाँ पे क्लास के अंदर WHO के लोग भी आए होते हैं, यूनिसेफ के लोग भी होते हैं, NIH के लोग भी होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं इन इदारों के, आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कोई और गेस्ट लेक्चर्स होते हैं। तो इनके साथ फिर आपका एक लिंकेज बनता है और आप इनसे सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड में एंटर होते हैं, और फिर नेशनल से इंटरनेशनल कनेक्शंस की तरफ जाते हैं। तो ये एक पूरा एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने फार्मेसी की है और आप उसके बाद बाहर चले जाएंगे पढ़ने के लिए, तो आप वहां से बना बनाया प्रिपेयर्ड बॉस बन के पाकिस्तान आ जाएंगे। ऐसे नहीं होता। जी ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा अच्छा सर, इसमें स्पेसिफिक फील्ड्स कौन से हैं विद इन ग्लोबल हेल्थ जो कि ऑफर करते हैं प्रॉमिसिंग कैरियर पाथवेज फॉर अच्छा, फार्मासिस्ट? इसमें आपने ना वैसे कुछ मेंशन किए हैं काफी पहले, अगर इसमें कुछ रोशनी और मजीद डालना चाहें तो। इसमें इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें। देखिए, पॉलिसीज से लेकर प्रिपेयर्डनेस तक, प्रिपेयर्डनेस से लेकर अवेयरनेस तक, अवेयरनेस से लेकर कम्युनिकेशन तक, आप हर फील्ड में जा सकते हैं। हेल्थ कम्युनिकेशन है, हेल्थ इकोनॉमिक्स है, हेल्थ फाइनेंसिंग है, हेल्थ कम्युनिकेशन है, ग्लोबल हेल्थ है। अभी हमने HSA में दो डिप्लोमा स्टार्ट करने हैं। एक है ग्लोबल हेल्थ फार्मेसी, और एक है ग्लोबल हेल्थ और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड फ्रॉम फार्मेसी। एक और है ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी, एक है ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। ये एंट्री लेवल सब्जेक्ट्स हैं। डिप्लोमा के थ्रू आप जाते हैं और फिर वहाँ से मास्टर्स कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। पढ़ना लाजमी है। ये नहीं हो सकता कि आपके पास फार्मेसी के बाद इतना नॉलेज हो कि आप ग्लोबल हेल्थ फार्मेसी या ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी के अंदर बैठ के बात कर रहे हो। ऐसे नहीं है। और फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं, बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, आप उन प्रोजेक्ट्स पे जा सकते हो। उनमें आपको कोई जॉब भी मिल सकती है। फिर बायो सिक्योरिटी है, बायो सेफ्टी है, इनके सब्जेक्ट्स हैं। और इसमें कुछ इदारे हैं जो पाकिस्तान में काम भी कर रहे हैं, जिसमें से एक इदारे के अंदर मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर भी काम करता हूँ। पाकिस्तान बायोलॉजिकल सेफ्टी एसोसिएशन है। ये भी इदारा पाकिस्तान का है मगर काम इंटरनेशनल इदारों का करता है। अपने मेंबर्स को मुख्तलिफ चीज़ों पे मुख्तलिफ सेमिनार्स करा के, वर्कशॉप्स करा के, तो उनको ट्रेन करता है, उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी दिलवाता है, उनकी फीस भी खुद पे करता है। ठीक है। आप अगर इनके मेंबर बन जाएं तो फिर ये आपको बहुत सारी चीजें देते हैं। इसी तरह HSA के अंदर अगर आप ग्लोबल हेल्थ फार्मेसी या ग्लोबल हेल्थ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड फार्मेसी के अंदर आते हैं, तो ये सब्जेक्ट्स वो हैं जो आपको इंटरनेशनल बाइंडिंग दिखाते हैं। इसमें मेंटल हेल्थ भी है। अब मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है क्योंकि मेंटल हेल्थ एक बहुत ही इग्नोर्ड और एक ना स्टिग्माइज्ड सब्जेक्ट था। लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर बात नहीं करते थे, मगर अब तो क्लाइमेट की वजह से भी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर आता है। ठीक है। फिर इसी तरह मेंटल हेल्थ को भी एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का पार्ट बनाया जा रहा है अब। ठीक है। तो इसलिए बहुत दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया बहुत सारी चीज़ों में चेंज कर रही है अपने आप को, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि दुनिया को फील हो रहा है कि ये सब कुछ ऐसे होना चाहिए। अब पाकिस्तान जो है वो देखें, डायबिटीज़ में नंबर 1 है। ठीक है। आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज में पाकिस्तान में शायद नंबर टॉप 5 में तो होगा ही होगा। तो इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता इन चीज़ों पे काम ना किया गया तो शायद मेंटल हेल्थ वाले जो केसेस हैं उसमें भी पाकिस्तान टॉप 5 टॉप 10 में आ जाए। और उसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है वो शायद ये जो मोबाइल फोन्स हैं,
ये जो बच्चों को दे दिए जाते हैं, और ये यूट्यूब के पॉइंट्स और ये चैनल्स चल रहे होते हैं, तो आजकल आपने देखा होगा बच्चे, उनकी स्पीच थेरेपी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। बच्चे बोलते नहीं हैं, या सही नहीं बोलते, या समझते नहीं हैं, या वो टेंटम्स होते हैं बच्चे, इस तरह घूम रहे होते हैं कमरे के अंदर, देख रहे होते हैं चीज़ों को, तंग कर रहे होते हैं। कोई मना करो तो मना नहीं होते। मगर उनको ना एक बड़ी एक वो एक 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 बड़ी ऐसी दुनिया नजर आती है यूट्यूब के अंदर, और बाहर वो बोरिंग हो चुके होते हैं। उनको बाहर की दुनिया बोरिंग नजर आती है। तो अगर इन चीज़ों पे आज से काम ना किया गया, तो शायद पाकिस्तानी की जो ये पाकिस्तान की अगली नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत ऊपर आ जाएंगी। तो ये यहाँ पे पॉलिसी डेवलपमेंट आती है, और यहाँ पे वो चीजें आती हैं, जब हम रिसर्च करेंगे तो ये चीजें दिखाएंगे, और ये दिखाएंगे तो अगले पढ़ने वाले होंगे तो वो पढ़ेंगे, और फिर वो पॉलिसी बनाएंगे। तो उसमें एक स्टेप जो है ना, एक रोल जो है वो पढ़ने वालों का भी है, कि आपके पास जो आगे बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं उनको, एडवाइजर्स टू दी हेल्थ मिनिस्टर, या एडवाइजर्स टू दी क्लाइमेट मिनिस्ट्री, और ये सब कुछ, इन सब का भी एक रोल आता है बीच में, कि ये लोग इन रिसर्चेस को पढ़ें। लोकल रिसर्चेज हैं, इनको पढ़ें, और पढ़ने के बाद इनको इम्प्लीमेंटेशन भी करें इनकी। और एक हमारा ना जो हायर एजुकेशन है कमीशन, उसकी भी बजटिंग के ऊपर बात करनी चाहिए। उनका बजट हर दफा शायद ये कम कर देते हैं, या मिनिमम बढ़ाते हैं, या उतना नहीं बढ़ाते, या नई डोमेन्स नहीं स्टार्ट कर रहे। अब एज अ रिसर्चर इन पाकिस्तान, मुझे पता है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको ग्रांट्स विन करने में मसला होता है। बाहर से ग्रांट्स पाकिस्तान के अंदर उस तरह नहीं आती जिस तरह बाहर के मुल्कों में जा रही होती हैं। और पाकिस्तान अगर अपनी ग्रांट्स खुद नहीं लेगा, जिस तरह अभी मैंने सुना है इस बजट के अंदर क्लाइमेट टैक्स लगाया गया है गाड़ियों के ऊपर, ठीक है। तो वो जो क्लाइमेट टैक्स लगाया गया है, उस टैक्स में से कुछ हिस्सा रिसर्च को भी देना चाहिए ना, ताकि वो क्लाइमेट के ऊपर जो रिसर्च हो रही है उसको, कम से कम उस रिसर्च को प्रोफेसर्स करवा सकें, और फिर कल को पब्लिश भी कर सकें। एक आर्टिकल पब्लिश करने के लिए आपको 3,000 4,000 डॉलर चाहिए होते हैं। तो मुझे बताएं, 3-4 हज़ार डॉलर जो है वो 10-12 लाख रुपया बनता है पाकिस्तानी। तो 10-12 लाख रुपया एक आर्टिकल पब्लिश करने के लिए कितने प्रोफेसर के पास होगा? और अगर वो ग्रांट से भी कर रहा है, फिर भी जाती है यार, फिर भी मतलब कि पैसे आपके वहां यूज हो रहे हैं। तो लिहाजा मतलब कि या तो पाकिस्तानी अपने जर्नल्स को, थोड़े से 2-4 जर्नल्स को ऊपर लेकर आए, उसके अंदर हो इंटरनेशनल रैंकिंग हो, उसकी साइटेशंस हो, और पाकिस्तानी उसी में किया करें, और पाकिस्तानियों को उस पर डिस्काउंट हुआ करे, ताकि पाकिस्तानी रिसर्च ऊपर आए। इस तरह नहीं हो सकता कि आप रिसर्च भी करवाएं और वो बाहर जाके छापें, और महंगी छापें, और छपे भी, और ना छपे तो आप कहें यार प्रोफेसर नहीं छाप रहा। ठीक है, तो प्रोफेसर वो घर में बेगम को कुछ ला के देंगे तो वो हांडी पकाएगी ना। नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा आपने हाईलाइट किए हैं इश्यूज। सो डेफिनेटली वी हैव टू लुक ऑन दिस। एंड सर, इसके अंदर आखिरी क्वेश्चन से हम ये सेशन एंड करते हैं कि हाउ कैन पाकिस्तानी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो बेटर फैसिलिटेट कर सकते हैं फॉर दी एक्सेस टू इंटरनेशनल फार्मेसी एंड पब्लिक हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से थोड़ा सा कंपैरिजन मुआवजा कर दीजिएगा। इंटरनेशनल पाकिस्तान और पाकिस्तान किस लेवल पे है, क्या पॉलिसी मेकर्स को, जिस तरह आपने बताया, क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है प्लीज़। फार्मेसी स्कूल के हवाले से, जी जी जी। अच्छा, फार्मेसी स्कूल के हवाले से पहली बात जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो सिलेबस है। दूसरी चीज़ जो है वो डिस्कस करने वाली ये है कि जो प्राइवेटाइजेशन कर दी है उन्होंने, बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज स्टार्ट कर दिए हैं, तो स्टैंडर्ड्स ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक है। तीसरा ये है कि उन प्राइवेट कॉलेजेस की एफिलिएशंस जो है ना वो भी क्वेश्चनेबल हैं। कईयों की एफिलिएशंस बहुत अच्छी नहीं है, और कईयों की एफिलिएशंस ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ थी जिनका अपना फार्मेसी का डिपार्टमेंट ही नहीं है। ठीक है। और फिर एक और जो है ना, जिस जंग को ख़त्म करने की ज़रूरत है, वो जंग है ये जो काउंसिल है मेडिकल डॉक्टर्स की, और काउंसिल है फार्मासिस्ट की। इन दोनों काउंसिल्स की आपस में जो एक बैटल है, कि जी कोई फार्मासिस्ट आके फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ा सकता, और इधर आके कहें जी कोई डॉक्टर आके फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, ये गलत बात है। ये गलत बात है, दुनिया में ऐसे नहीं होता। दुनिया में मिलजुल के चला जाता है, और हर सब्जेक्ट उसका एक्सपर्ट आके पढ़ा सकता है। अब ये देखें, ये गलत है कि एएमसी जो है, एएमसी में एमफिल होता है फार्माकोलॉजी के अंदर, मगर फार्मासिस्ट एडमिशन नहीं ले सकता, क्योंकि जी आपके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है। तो फार्माकोलॉजी तो फार्मासी से 2 साल पढ़ी है यार, फार्माकोलॉजी तो फार्मासिस्ट का मेन सब्जेक्ट है, बैकबोन है। तो अगर वो आएगा आपके फील्ड में, आपकी क्लास में, तो आपके जो डॉक्टर्स बैठे हैं उनका भी लेवल शायद रेज कर दे। ठीक है। तो इस तरह ये जो कोलेब्रेशन, जब आप साइलोज में जाएंगे ना, तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकते।
तो नेशनली तो ये यहाँ पे बहुत सारे मसले हैं ये वाले, और इंटरनेशनली मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है। इंटरनेशनली तो पाकिस्तान का जो फार्मासिस्ट जहाँ से भी निकलता है, वो बेचारा इज्जत जाते बजाते ही इतना पढ़ लेता है कि सारे टेस्ट पास कर लेता है। दैट्स ग्रेट। और अच्छा, इसमें भी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए वैसे, कि अगर आपने सऊदीया जाना है तो कौन सा टेस्ट लेना है, कौन सा टेस्ट कैसे तैयार करना है। और ये चीज़ें पता नहीं क्यों सारी की सारी जितनी भी हैं ये सारी कमर्शलाइज कर दी गई हैं, प्रॉफिट के लिए कर दी गई हैं। इनको प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथी हैं, इन्होंने बाहर जाना है और बाहर जाके पाकिस्तान की ही हेल्प करनी है। तो अभी HSA के अंदर भी एक प्रोग्राम इस तरह का डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ नर्सिस को, फार्मासिस्ट को, टेक्नीशियंस को इंटरनेशनल टेस्ट की तैयारी कराएंगे। ठीक है। और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है या आयरलैंड जाना है या UK जाना है, अमेरिका जाना है, तो आपको कौन सा टेस्ट देना चाहिए और किस टेस्ट के थ्रू कैसे जाएंगे और कैसे होगा, वो सब वो एक प्रोग्राम हम इन प्रोसेस है, हम डेवलप कर रहे हैं कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सर। इट्स रियली इनक्रेडिबली रिच डिस्कशन थी हमारी, और इंशाल्लाह ऑडियंस विल गेट द बेनिफिट, एंड thank you for all the audience who will listen this session, and stay connected for more stories of global scientific leadership. Thank you very much and have a nice time.